सूजी का हलवा तो सभी ने खाया होगा। कैसे बनता है? सूजी, चीनी और वाटर, इन तीनों की आपस में एक बॉन्डिंग होती है, एक बढ़िया वाली बॉन्डिंग होती है। और बॉन्डिंग होने के बाद जब दोनों मैशअप हो जाते हैं और हम उसको हीट देते हैं बाहर से, तो बढ़िया सा टेस्टी सा सूजी का हलवा बन के आता है। अब आप ये लगाओ कि इस बॉन्डिंग में चीनी टूटी, डिसोसिएशन एनर्जी, वाटर घुल गया और उसमें सूजी चीनी मिक्स हो गई, डेट इज मिक्सिंग। और उसके बाद जो चीनी है, चीनी टूटी, उसका डेसोसिएशन हुआ, उसकी जो लैटिस है उसकी एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ा? हम जो बाहर से हीट दे रहे हैं तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की हीट कितनी रहेगी? और जो पानी है, पानी के अंदर चीनी घुली तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी। तो कहीं ना कहीं सूजी के हलवे में ये सारी हीट्स तो इन्वॉल्व हैं। तो आज की वीडियो में हम यही स्टडी करेंगे। तो जितने टाइप की हीट्स होती हैं जो हम किसी भी क्रिस्टल, लैटिस और आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम पढ़ते हैं, वो हम किससे रिलेट करेंगे? सूजी के हलवे से समझेंगे उसको कि किस तरह से जब हमारा ये हलवा बनता है, तैयार होता है, किस तरह से इनमें कौन कौन सी एनर्जी काम कर रही है। और इसी तरह से जैसे कोई भी एक सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बनता है, जैसे जो हम नमक खाते हैं उसका एक मॉलिक्यूल जो बनता है उसमें क्या क्या एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, वो किस तरह से बनता है, लैटिस एनर्जी क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, आज हम उस सूजी के हलवे से उसको समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक बनी रहिए, स्किप मत कीजिएगा। बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है आपके लिए और बहुत ही इजी वर्जन में। ठीक है, हम लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, हर हीट को और समझते जाएंगे। ठीक है, चलिए, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम शुरू करते हैं हमारी सूजी का हलवा। अब बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, सूजी का हलवा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सूजी, चीनी और वाटर, पहले सूजी फ्राई करते हैं, चीनी और वाटर उसमें मिला के हम अच्छी तरह से उसको मैश करते हैं और तब हमारा हलवा तैयार होता है। तो अब आप इसमें ध्यान से देखो, हो क्या रहा है? चीनी टूट रही है, उसका लैटिस, चीनी क्या है? एक क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स होते हैं चीनी के, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसी नमक के क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे। वो क्रिस्टल टूटता है, उसका लैटिस टूटता है। लैटिस क्या होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। लैटिस टूटता है तो उस लैटिस का जो टूट रहा है तो वो उससे बनती है हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। किसी भी बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। उसके बाद जब वो चीनी टूट के पानी में घुल गई, दैट इज पानी में घुल गई, और वो कहलाएगी हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन यानी कि हाइड्रेटेड हो जाना, पानी में घुल जाना। और फिर उसके साथ सूजी के साथ मिक्स होकर जो हम बाहर से उसको हीट दे रहे हैं, नीचे से हम गर्म करते नहीं करते हैं उसको, गैस पे रख के हीट दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सूजी का हलवा। पूरे इस हलवे की हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी वो। क्लियर हो गई बात? तो कहने का मतलब यह है कि हर एक स्टेप पर एक छोटी छोटी एनर्जीज आपस में जुड़कर एक बड़ा हमारा प्रोडक्ट बनाती हैं। इसी तरह से कोई भी कंपाउंड, जैसे ये NaCl बन रहा है तो उस कंपाउंड के बनने में छोटी छोटी एनर्जीज यूज होती है। जैसे मैं ये कहूँ सोडियम और क्लोराइड को आप जोड़ोगे तो क्या जोड़ोगे? सोडियम और क्लोराइड में, सोडियम में हम जोड़ते हैं सोडियम आयन, क्लोराइड में हम जोड़ते हैं क्लोराइड आयन। तो पहले सोडियम से आप सोडियम आयन बनाओगे ना, ऐसे कैसे जोड़ दोगे उसको? तो हम स्टेप बाय स्टेप जब उसको जोड़ के चलते हैं और तब हमारा कंपाउंड बनता है, वो चीज़ हम पढ़ते हैं बॉर्न हैवर साइकिल में। क्लियर हो गई बात? बॉर्न हैवर साइकिल हम क्यों पढ़ते हैं? आपके सिलेबस में है बॉर्न हैवर साइकिल। हम क्यों पढ़ते हैं? उसका रीज़न ही यही है कि हम उसमें ये सीखते हैं कि कोई भी कंपाउंड किस तरह से बनाया जाता है। क्लियर हो गई बात? अब वो कैसे बनाते हैं, क्या होता है उसमें ऐसा? ठीक है, बुक्स में बहुत ज़्यादा लेंथी और बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट टाइप का दे रखा है। मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगी कि किस तरह से बॉर्न हैवर साइकिल हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, और किस तरह से हम उसमें कंपाउंड बनाएंगे, कैसे हम हीट को यूज़ करेंगे उसमें। क्लियर हो गई बात? तो अभी हम पहले ये तो पढ़ लें कि हर टाइप की हीट्स होती क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। लैटिस एनर्जी पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है, व्हाट इज लैटिस? लैटिस क्या होता है भाई? ठीक है, किताबों में दे तो देते हैं लैटिस एनर्जी। व्हाट इज लैटिस? कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लिया आप NaCl, आप अभी क्या करना, इस वीडियो के बाद
एक जो है चीनी का क्रिस्टल, ठीक है, शुगर का, या एक सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का एक क्रिस्टल। बहुत ध्यान से देखना, दैट इज क्रिस्टल। जो भी सॉलिड्स होते हैं ना, मेटेलिक सॉलिड्स, वो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। उनका जो क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल में जो ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे मान लिया सोडियम क्लोराइड है, उसमें सोडियम का आयन है, क्लोरीन का आयन है। ये बात क्लियर है ना? आपने नमक लिया, उसमें सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। तो ये एक अरेंजमेंट होता है इनका, 3D अरेंजमेंट। हर एक क्रिस्टल का एक अपना 3D अरेंजमेंट होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये जो क्रिस्टल होता है, इसमें जितने भी आयन्स हैं, उनका जो 3D अरेंजमेंट है वो किस टाइप से होता है। जैसे मान लिया किस टाइप का होता है, एक क्रिस्टल हमने लिया, ये एक 3D इमेज है। ये 3D इमेज में इन आयंस का 3D अरेंजमेंट किस टाइप का है, वो हम पढ़ते हैं लैटिस में। डेट इज लैटिस। लैटिस मीन्स क्या? कोई भी आयंस, मॉलिक्यूल या कोई भी एटम, उसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड लैटिस। इतना क्लियर हो गया? व्हाट इज लैटिस? अब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? ये आयनिक कंपाउंड है NaCl, उसमें आयनिक बॉन्ड जो बन रहा है सोडियम और क्लोराइड के बीच में, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक, जैसे कहते हैं ना, किसी कंपाउंड में मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इन सब की आप लैटिस एनर्जी कंपेयर करो, किसकी ज़्यादा किसी कम। तो लैटिस एनर्जी का मतलब क्या? जो आयनिक कंपाउंड है उसकी आयनिक स्ट्रेंथ कितनी है। आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं भाई? आयनिक बॉन्ड होते हैं। उस आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। उसका लैटिस कितना स्ट्रेंथ है, उसकी कितना मजबूत है, वो कितना हार्ड है, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। इतना क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, लैटिस एनर्जी की परिभाषा हम क्या लिखेंगे विज्ञान की भाषा में? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी? जैसे अब इसको समझते हैं। लैटिस तो आपको क्लियर हो गया। अब हेडिंग डालिए लैटिस एनर्जी। मैंने कोई आयनिक कंपाउंड बनाया, ठीक है, जैसे मान लिया सोडियम क्लोराइड ही बनाया। आयनिक कंपाउंड बनता है भाई, बनता है। जो समुद्र का पानी है उनसे ही तो निकलता है हमारा नमक, ठीक है, बन रहा है हमारा आयनिक कंपाउंड। तो ये आयनिक कंपाउंड अपने कांस्टेंट पार्टिकल्स यानी कि सोडियम आयंस और क्लोराइड आयन से मिलकर बनेगा, ठीक है। तो एक मोल आयनिक कंपाउंड के बनने में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। देखो, जितनी ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी वो उतनी ज़्यादा मजबूत आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे। इसमें क्या बनते हैं? आयनिक बॉन्ड। हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ओब्लिक आयनिक बॉन्ड। तो जितना ज़्यादा एनर्जी हम देंगे उतना ज़्यादा मजबूत आयनिक बॉन्ड बनेगा और उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन क्या कहेंगे? हम 1 मोल पे लेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी, हम अब जितनी भी परिभाषाएं यहाँ पे डेफिनेशन स्टडी करेंगे वो सब 1 मोल बेस पर होंगी। ये बात क्लियर है? ठीक। अब आप लिखिए इसकी डेफिनेशन। लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released upon formation of 1 mole of a crystalline ionic compound from its ion। अपने आयन से क्रिस्टलाइन कंपाउंड का 1 मोल बनने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है हम उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब ये एनर्जी रिलीज है या कंज्यूम है, ये बात कैसे समझ में आएगी? इसमें रटना कुछ नहीं है भाई। कोई भी कंपाउंड बन रहा है तो या तो एनर्जी उसमें रिलीज होती है या एनर्जी हमें देनी पड़ती है। जब वो खुशी खुशी, देखो, जब 2 दोस्त खुशी खुशी मिलते हैं तो क्या करते हैं? वो उछलते हैं, कूदते हैं,
खुशी मनाते हैं। तो दो बिछड़े दोस्त जब मिल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी कि पार्टी करते हैं, उसमें खूब पैसा खर्च करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। जैसे सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, सोडियम क्लोराइड मिल रहे हैं आपस में खुशी खुशी और एक स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बहुत एनर्जी रिलीज करेंगे। जैसे बिछड़े हुए दोस्त मिलने पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, ठीक है, एनर्जी रिलीज करते हैं, खुशी मनाते हैं। इसी तरह से ये भी आपस में मिलकर क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, यानी कि लेटिस एनर्जी में क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो गई। अब यही मैं इसको तोड़ू, अब इनकी इतनी पक्की दोस्ती है, मैं इसे तोड़ू तो मुझे एनर्जी बाहर से लगानी पड़ेगी, ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी, वो कहलाएगी हमारी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। इसलिए इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसको इस तरह समझना है। देखो, जो कंपाउंड्स आराम से बनना चाहते हैं वहां तो एनर्जी वो रिलीज कर देंगे, और जहां हम जबरदस्ती उनको बना रहे हैं वहां एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ेगी। जैसे मान लिया दो लड़के आपस में दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा उनमें आपस में लड़ाई है और हमें उनकी दोस्ती करानी है, तो सोचो हमें कितना एफर्ट करना पड़ेगा, कितना उनको मनाना पड़ेगा, अपनी कितनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी, तब जाके उनकी दोस्ती होगी, वो भी हो जाए, बड़ी बात है। तो उसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो बनने पर एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी कि वो खुशी खुशी बनना स्वीकार करते हैं, और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बनना ही नहीं चाहते हैं, तो उन्हें जबरदस्ती बनाना पड़ता है, तो वहां एनर्जी बाहर से देनी पड़ती, ठीक है ना, तो वहां एनर्जी हमें देनी होगी। लेकिन हम यहाँ बात किसकी करें, आयनिक कंपाउंड्स की बात करें। लेटिस एनर्जी किस पर होती है, आयनिक कंपाउंड्स पे। अभी हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, लेटिस एनर्जी का मतलब एनर्जी रिलीज होती है, वो खुशी खुशी आपस में कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लियर हो गई बात, क्योंकि हमने लेटर वैलेंट बॉन्ड में पढ़ा था, वो बॉन्ड कैसा होता है, बिल्कुल प्योर होता है, इनोसेंट होता है और बहुत ही ज्यादा हार्डली अटैच होता है। तो वहां पर क्या होता है, वहां संभावना लड़ाई झगड़े की होती नहीं है, ठीक है ना। तो वही चीज है यहाँ पर क्या हो रही है, खुशी जाहिर हो रही है, तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। याद हो गया, मुश्किल है, हो गया याद, ओके। चलिए अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए नीचे, इसी को लिख लीजिए। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जाने से पहले एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन, अब इसमें क्या ध्यान रखना है, गैसियस कैटायन होंगे, और क्लोराइड आयन दैट इज गैसियस एनायन, मिल गए और बन गया हमारा NaCl दैट इज सॉलिड, और ये बना 1 मोल, ठीक है। मोर लेटिस एनर्जी, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितनी ज्यादा लेटिस एनर्जी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्स प्रोपोर्शन टू साइज ऑफ आयन। क्लियर, लेटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा क्यों होता है भाई रीजन तो होगा, हमने ऐसी बात कह दी। देखो, जैसे सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है और एल्युमिनियम आयन है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हमने पढ़ा था पीरियड प्रॉपर्टीज में, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेटिस के एक साइड एल्युमिनियम है, मान लिया एक साइड सोडियम है, दूसरी साइड क्लोराइड आयन है, उस पर कौन सा ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालेगा, बताओ, सोडियम ज़्यादा डालेगा या एल्युमिनियम? ऑब्वियसली एल्युमिनियम ज़्यादा डालेगा। जब ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या उस कंपाउंड को तोड़ना उतना आसान होगा? नहीं, उसको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसका मतलब क्या, उसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा है। सिंपल है, क्लियर हो गया। अब साइज की बात करें भाई, एक इतना छोटा सा एक लेटिस है हमारा और एक लेटिस हमारा इतना बड़ा है, किसको तोड़ना आसान है? किसको तोड़ना आसान है भाई? इसमें हथौड़ा मारोगे इधर उधर भागेगा, इसे हथौड़ा मारोगे तुरंत टूट जाएगा। होता नहीं होता आसान? कभी ट्राई मार के देखना किसी चीज पर, कौन सी चीज जल्दी टूट जाती है, ठीक है, ट्राई मार के देखना। तो जैसे आप कुछ भी ले लेना, कोई भी, जैसे नमक का डेला होता है, क्रिस्टलाइन है वो, ठीक है, काले नमक का, या हमारा ये सॉल्ट आता है ना, वाइट सॉल्ट, उसका डेला, ठीक है ना, रॉक सॉल्ट का, उस पर आप हथौड़ा मारना, एक छोटा डेला लेना, एक बड़ा डेला लेना,
देखना पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है तुरंत टूटने की। जो छोटा होगा उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, छोटा है ना, साइज छोटा है। जहाँ बड़ा है वहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उनको अलग करने की, क्योंकि वो दूर दूर होगा ना लैटिस में, कितने दूर दूर हो गए, उनको तोड़ने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा आसान रहती हैं, तो उससे लैटिस एनर्जी उसकी कम हो जाती है। ठीक है, अब इसमें 3 केस बनते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो एग्जाम्स में अक्सर जेई और नीट में पूछ लिए जाते हैं, वो आप लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या कहता है, व्हेन चार्ज डिफरेंट, जब हमारे कैटायन पर चार्ज डिफरेंट है एंड साइज सेम, और साइज सेम है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्कैंडियम नाइट्राइड एंड टाइटेनियम कार्बाइड। अब ये देखो, इसमें चार्ज निकालो पहले, प्लस माइनस, +2 -2, स्कैंडियम, अब देखो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होता है, -3, भाई ये 3 इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है तो उससे +3 आ गया। टाइटेनियम पे देखो +4 एंड देन -4। ये देखो आप, ये इंपॉर्टेंट है, केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें देखो आप क्या मामला चल रहा है, यहाँ देखो आप, सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है। साइज का बताओ मुझे, साइज का क्या चक्कर रहेगा, साइज का हिसाब किताब ये बन रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है यहाँ पे। लेकिन यही मैं अगर एनायन की बात करूं, इसमें बताओ साइज ऐसे बढ़ रहा है, तो आप एक तरह से ये देखो साइज निल हो रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे साइज का कैटायन बढ़ रहा है, सॉरी साइज का कैटायन घटता जा रहा है, एनायन का साइज बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो साइज का फैक्टर है वो क्या है, निल। ये फैक्टर हमारा अब इस केस में निल हो गया, एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है, यानी कि कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है। अब हम फिर इस केस में हम जाएंगे चार्ज। ऐसी स्थिति में चार्ज डोमिनेट करता है, ठीक है। अब चार्ज देखो आप, चार्ज का क्या है, कहाँ चार्ज ज़्यादा बढ़ रहा है, भाई देखो यहाँ सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ +2 आ गया, +3 -3 +4, यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, तो बस चार्ज बढ़ रहा है, लेटेस्ट एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये इंपॉर्टेंट केस था, कंफ्यूजिंग था थोड़ा, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसके आगे लिख लीजिए। क्लियर हो गई बात। चलिए अब नेक्स्ट केस चलते हैं, केस सेकंड, व्हेन चार्ज सेम बट साइज डिफर। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। हमने भैया सेकेंड डे ग्रुप के ही सारे ऑक्साइड्स ले लिए। अब इसमें बताओ भाई, चार्ज सब पे सेम है, +2 +2 +2 +2 +2, यहाँ -2 -2 -2 -2 -4 सेम हो गया, लेकिन साइज डिफर हो गया। अब हमने क्या बताया, साइज जैसे बढ़ेगा लेटिस एनर्जी घटेगी। यहाँ साइज बढ़ रहा है देखो, तो लेटिस एनर्जी घटती जाएगी। सिंपल था ये, तो क्लियर हो गया। अब केस थर्ड ले देखो, केस थर्ड में क्या चक्कर है, केस में व्हेन चार्ज एंड साइज बोथ आर डिफर। अब यहाँ चार्ज और साइज दोनों ही अलग अलग हो गए, जैसे सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, एल्युमिनियम फ्लोराइड, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3, और साइज भी डिफर हो गए। कैसे, देखो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, +2 +3, और साइज बताओ मुझे, साइज छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे हम पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। देखो एनायन तो सेम है सब में, लेकिन कैटायन चेंज हो रहा है, यानी कैटायन छोटा होता जा रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, जब बात दोनों की आ जाए, चार्ज और साइज की, तो चार्ज डोमिनेट करता है। ये आप नोट करके लिख लो कहीं, जब चार्ज और साइज दोनों की लड़ाई हो आपस में, तब चार्ज डोमिनेट करेगा। तो यानी कि जब चार्ज बढ़ रहा है, लेटिस मीन लेटिस एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो यही 3 केस होते हैं, और इसी में ही बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब
आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट लेके चलते हैं, हमारी एनर्जी है हाइड्रेशन एनर्जी। व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? भाई देखो, हमने एक बड़ा मुश्किल से लेटेस बनाया सोडियम क्लोराइड और उठा के अब उसे पानी में डाल दिया, तो क्या होगा? पानी से भीग कर बेचारा घुल के मिल गया, उसमें पानी में घुल गया। सोडियम क्लोराइड नमक जो था पानी में घुल गया, डेट इज कॉल्ड हाइड्रेशन, पानी में घुल जाना। अब इसमें क्या होगा? एनर्जी क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। ठीक हुई बात? समझ में आई नहीं आई? ऐसे केस में एनर्जी रिलीज होगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ions dissolve in water। ठीक है, अब जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा यानी कि एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी directly proportional to solubility, but inversely proportional to lattice energy। जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतनी कम हाइड्रेशन एनर्जी होगी, उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत कम आएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गई बात? अपोजिट है एक दूसरे के, दोनों अपोजिट है। यानी कि जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, देखो एक जैसे दोस्त आपस में घुल मिल जाते हैं, घुलते मिलते हैं या नहीं? सोडियम क्लोराइड बहुत खुश होता है पानी को देखते एकदम घुल जाता है। देखा है, नमक बहुत जल्दी घुलता है चीनी से भी ज़्यादा, क्योंकि चीनी में आयंस नहीं होते, वो क्रिस्टल तो है लेकिन आयंस नहीं है उसमें। सोडियम क्लोराइड में आयंस है, तो उसमें क्या आता है, उसे मज़ा आता है घुलने में, क्योंकि वाटर में भी आयंस होते हैं, बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है, सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा है, वो ज़्यादा खुशी निकालता है। डेट इज हाइड्रेशन एनर्जी, बहुत ज़्यादा खुश होता है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा है, यानी कि उसकी लैटिस एनर्जी कम है। क्लियर हो गई बात? बहुत कम आएगी बात, समझ लेना। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब इसकी डिपेंडेंसी हाइड्रेशन एनर्जी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज ऑफ आयंस। जितना ज़्यादा आयन पर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। इनवर्स प्रोपोर्शन टू रेडियस ऑफ एनायन हो या कैटायन, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ऐसे ही उसका था लैटिस एनर्जी का, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन और रेडियस या साइज का हो, बात तो एक ही, साइज है रेडियस, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसी तरह हाइड्रेशन एनर्जी में सेम है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लियर हो गए फंडे। कौन सा फंडा? हाइड्रेशन एनर्जी का फंडा और लैटिस एनर्जी का फंडा, अंडे का फंडा। क्लियर? हम तो अपने सूजी के हलवे को तो भूल ही गए, वो तो हलवा अभी बन रहा था हमारा, तो उसमें लैटिस एनर्जी कहाँ यूज होती है? जब चीनी पानी में घुलती है, चीनी का क्रिस्टल टूटता है, लैटिस एनर्जी उसकी जितनी ज़्यादा होगी उस हिसाब से हम उसको नीचे से हीट दे रहे हैं, गैस जला रखी है हमने, हीट दे रहे हैं, हमारी कढ़ाई में बहुत बढ़िया सी हलवा बन रहा है, तो लैटिस एनर्जी उसकी टूट रही है। ठीक है, वो पानी में घुल रही है चीनी, लैटिस हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही है। क्लियर हो रही है बात? और हमारा सूजी का हलवा बन रहा है, डेट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म। जब 1 मोल कंपाउंड बनता है, जब हमारा 1 मोल सूजी का हलवा बनेगा, क्या बनेगा? 1 मोल सूजी का हलवा, तब कितने अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए? या देखो, दो केस होते हैं किसी भी कंपाउंड के बनने में, मैंने आपको बताया था, या तो कंपाउंड खुशी खुशी बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, या देनी पड़ेगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो हम दोनों ही बातें यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, दोनों ही चीज़ें लिखेंगे। अब सूजी का हलवा 1 मोल बना तो वहाँ तो हम एनर्जी दे रहे हैं ना, तो वहाँ तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो डेट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म, डेट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर हो रही है बात? ठीक, चलिए लिख लीजिए इसको। अब एक छोटा सा फ्लो चार्ट, इसे आप बना लो, पहले समझ लो। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर्स की 3 फेज ही तो होती है, ठीक है ना, नॉर्मली 3 फेज मिलती है।
जैसे वाटर है, ठीक है, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में क्या ले लिया, वाटर ही ले लिया। तो कोई भी सॉलिड है, जैसे आइस, आइस को आप गला रहे हो, लिक्विड बन रही है, 1 मोल सॉलिड से 1 मोल लिक्विड का बनना कहलाएगा हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, परिभाषा लिखकर क्या करोगे, डेफिनेशन इसको बना लो, एकदम से याद रहेगा माइंड में। 1 मोल, सिर्फ खेल किसका, 1 मोल का है। 1 मोल सॉलिड से जब 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो जितनी हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। 1 मोल लिक्विड जब 1 मोल गैस या वेपर्स, जैसे पानी है, 1 मोल पानी 1 मोल वेपर्स उसकी बनाता है, तो जितनी हीट चाहिए हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसी तरह से 1 मोल सॉलिड, जैसे मान ले कपूर है, कैम्फर है, कैम्फर होता है, वो क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट भाप में बदलता है वो। तो 1 मोल सॉलिड जब 1 मोल वेपर्स बनाएगा या गैस बनाएगा तो उसमें जितनी हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर हो गया बात, बहुत सिंपल था, छोटी क्लास का है ये। ठीक है, फिर भी याद रखने के लिए हमें इसको लिखना जरूरी है। तो आप इस तरह से बना सकते हो, नहीं तो आप डेफिनेशन लिख लो, व्हेन 1 मोल सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल लिक्विड देन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इस तरह से आप परिभाषा बना के लिख सकते हो। इन सारी हीट्स का इस्तेमाल करके फाइनली हमारा सूजी का हलवा तैयार हो चुका है। कई बच्चों के मुंह में पानी भी आ गया होगा, चलो खा लेना। ठीक है, सोचते रहो, इमेजिन करो और खा जाओ सूजी का हलवा। ठीक है, चलिए अब हमारा सूजी का हलवा बॉर्न हैवर साइकिल से किस तरह से कनेक्टेड है, अब हम वहाँ चलते हैं। क्लियर है भाई? देखो, हमने जब सूजी का हलवा बना रहे थे तो हमारी चीनी का क्रिस्टल टूट रहा था भाई, उसका लैटिस टूट रहा था। अब हमें ये कैसे पता चले उसकी लैटिस एनर्जी कितनी थी? हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है भी सूजी के हलवे की, निकालो जरा, कैसे निकालोगे? तो हमें भाई, हम उसका लैटिस एनर्जी तो चाहिए ना चीनी की, कितनी है, कैसे आएगी भाई, कैसे निकालें? लैटिस एनर्जी कभी भी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसको भी आप नोट बना के लिख लो कि लैटिस एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको कैसे उसे कैलकुलेट करोगे? बॉर्न हैवर साइकिल के थ्रू। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी। ठीक है, लिख लीजिए, इट इज यूज्ड, और ये दी किसने दी? दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। 2 साइंटिस्ट थे, बॉर्न एंड हैवर। इट इज गिवन बाय बॉर्न एंड हैवर। ये दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था और उन्होंने बताया था कि लैटिस एनर्जी आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसके लिए आपको क्या यूज करनी पड़ेगी? बॉर्न हैवर साइकिल। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। अब देखो भाई, जरा अपना हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो और नाक पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, पेन छोड़ो, मैं जो कह रही हूँ वैसे करो। अपना ये हाथ लो और अपनी नाक पकड़ो। देखो मैंने भी पकड़ ली है, पकड़ ली, ठीक है। अपना हाथ अब ऊपर उठाओ, सीधा हाथ ऊपर उठा लो, सीधा खड़ा कर लो, बिल्कुल कर लिया खड़ा, कर लिया ना मेरे साथ साथ, चलो ठीक है। अब ऊपर से लाओ हाथ, फिर नाक दबाओ, ऊपर से लाके, दब गई नाक, दब गई भैया, दब गई, मेरी तो आवाज ही बदल गई। ठीक है, दब गई ना, ठीक है। दोनों कंडीशन में नाक दब रही है। अब नाक को नीचे हाथ करके दबाओ या ऊपर हाथ करके दबाओ, हमारा क्या है मोटिव? नाक दबाना। नाक तो दब रही है ना, दैट इज मीन बॉर्न हैवर साइकिल। इसका क्या मतलब हुआ भाई? देखो आप इस समय यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, आपको अभी मॉल जाना है, बहुत बढ़िया से मॉल, शॉपिंग वॉपिंग करने जाना है मॉल, ठीक है। मॉल जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो ये बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड ट्रैफिक में से होते जाओ, ठीक है, जहाँ ढेरों जाम लगते हैं, और एक रास्ता ये है कि आपकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड के घर के पास से होता हुआ जाता है मॉल, उसका घर यहाँ पड़ता है, ठीक है, अब कोई भी फ्रेंड मान लो। 2 रास्ते हैं भैया, ये रास्ता थोड़ा आसान है, अगर कोई ट्रैफिक नहीं हुआ तो 15 मिनट से पहुंच जाओगे। ये रास्ता थोड़ा लंबा है भैया, 30 मिनट अगर फ्रेंड ने रोक लिया तो पता नहीं कितनी देर लगाओगे, ठीक है। 2 रास्ते हैं, लेकिन दोनों रास्ते जाते ही मॉल को। अब चाहे इस रास्ते जाओ या इस रास्ते जाओ, बात तो एक ही है ना, फाइनल डेस्टिनेशन तो ये है ना मॉल तुम्हारा, घूमा घामी करना, तुम वहाँ पहुँच ही जाओगे। आगे बात समझ में?
डेट इज वॉन हैवर साइकिल, कि चाहे रिएक्शन इस तरीके से हो या इस तरीके से हो, फाइनल डेस्टिनेशन तो आप वो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ हम क्यों पढ़ते हैं? आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि किस तरह से हम उसकी लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लिया मेरे को एक कंपाउंड मिला है MgO। अब मैं कैसे इसकी लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करूँ? मैंने ये कहा डायरेक्टली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, पहले आप इसे तोड़ोगे, इसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल से इसको बनाओगे, वहाँ से इसकी एनर्जी आएगी। लेटेस्ट एनर्जी का मतलब क्या? जो पूरा लेटेस्ट है, क्रिस्टल है, वो किस तरह से मिलकर बना हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वही तो एनर्जी हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले हम इसकी रिएक्शन लेते हैं कि MgO बनता कैसे है। मैग्नीशियम हमने सॉलिड लिया और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, हाफ ऑक्सीजन मिलकर हमारा बन गया MgO सॉलिड, और इस पर हमारी लगी हीट ऑफ फॉर्मेशन, बनाने में हमें हीट देनी पड़ी। तो उसके प्रोसेस क्या क्या है, ठीक है ना, इसके प्रोसेस क्या क्या है, चलिए वो देखते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद लिखते रहना। मैग्नीशियम सॉलिड है, सॉलिड से मैंने क्या बनाया, उसका गैसियस फॉर्म। मैग्नीशियम सॉलिड से मैग्नीशियम गैस बनाया, ठीक है। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, सब्लिमेशन एनर्जी, अब वो हमें देनी पड़ेगी, डेट इज प्लस में होगी। उसके बाद जो अब मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन भी तो बनाएंगे हम, तो कौन सी एनर्जी लगेगी, आयनाइजेशन एनर्जी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो मैग्नीशियम से हमारा मैग्नीशियम आयन बनेगा एक, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है यहाँ Mg+2 होता है, ये O-2 होता है, तो हमें एक और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो हमें और भी ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी, ये फर्स्ट है, ये 2 है, एनर्जी हमें देनी होगी, यानी कि पॉजिटिव, बन गया हमारा Mg+2 गैसियस, ठीक है। चलिए अभी हमें यही तो चाहिए इसको बनाने के लिए, Mg+2 चाहिए। भाई देखिए हम ये क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ देखो आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें बनाना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, मैग्नीशियम+2 और ऑक्सीजन-2, इन दोनों के मिलने से तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतनी बात क्लियर है। अब ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ये दोनों कैसे होंगे, गैसियस स्टेट में। ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि क्या होता है, ये गैसियस स्टेट में मिलते हैं। हम रिएक्शंस तो नॉर्मली लिख देते हैं, केमिकल रिएक्शन हमें ये बताती है कि कंपाउंड किस किस कंपोनेंट से मिलकर बन रहा है, लेकिन किस तरह से बन रहा है वो कभी केमिकल रिएक्शन नहीं बताती है। उसके एक एक पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ आपको क्लियर हो रहा है, समझ पा रहे हो? अब बात समझ में आ रही है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ देखो केमिकल रिएक्शन हमें एवरेज बताती है कि ये दोनों मिले और ये बना लिया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो यहाँ से आपको दिख रहा है कि मैग्नीशियम सॉलिड से पहले हमको गैसेस बनाया, गैसेस बनाने के बाद उसका पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, हमें क्या बन गया Mg+2, और हमें यही चाहिए था, ठीक। अब हम यही क्रियाकलाप ऑक्सीजन के साथ करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन का आधा मोल लग रहा है, ठीक है, तो हमने क्या करा, ऑक्सीजन का जो कि आधा मोल है, ये भी कैसा है, गैसियस। ऑक्सीजन तो भाई गैसियस ही होती है, कोई दिक्कत तो अब यहाँ सब्लिमेशन एनर्जी कोई लफड़ा ही नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अब हम इसकी जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगा देंगे यहाँ पे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी आधी है, तो ये भी कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। हमने आधा मोल लिया ना, तो आधी कर दी, हमने आधी कर दी, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो ये पॉजिटिव होगी। इतना क्लियर हो गया, ठीक। तो हमारा क्या बन गया, ऑक्सीजन का एक एटम बन गया गैसियस। अब आगे बढ़े, हमें क्या करना है भाई, O-2 चाहिए नहीं चाहिए, तो हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि हम यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, तो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, तो एनर्जी किस में आएगी, माइनस में, हमें देनी नहीं पड़ रही है, रिलीज कर रहे हैं तो माइनस में, तो O- आ गया गैसियस, ठीक।
भाई अब हमारा एक से नहीं 2 से काम चलेगा, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके पास है, अब वो क्या कहेगा मुझे दूसरा नहीं चाहिए, दोनों बैठ के आपस में लड़ेंगे, तो दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी कि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, भैया तू ले ले इलेक्ट्रॉन, मुझे MgO बनाना है। भैया मुझे नहीं चाहिए, मैं भाई तू ले, ठीक है ना। तो ये बन गया, क्लियर हो गई बात। अब हमारे पास मैग्नीशियम +2 भी हो गया और ऑक्सीजन -2 भी हो गया, दोनों मिल गए और मिलकर क्या बनाया, MgO। अब यहाँ पर कौन सी एनर्जी लग रही है भाई, यहाँ पर है ये लैटिस एनर्जी। क्लियर हो गई बात, ये हो गई लैटिस एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी क्या होती है, निकलती है। मैंने आपको बताया था ना, खुशी खुशी बनाते हैं MgO। पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिलेंगे, खुशी खुशी तो मिलेंगे, और एनर्जी रिलीज कर देंगे तो बन गया MgO। तो ये पूरा बॉन्ड है वो साइकिल का प्रोसेस है। अब इसमें हुआ क्या, मेन चीज़ क्या होगी भाई, डेट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ हम पढ़ रहे हैं ना, ये MgO बना रहे हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन है। इस इक्वेशन की हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे वो लिखिए आप, डेल्टा HF हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू, अब इन सबको जोड़ देंगे। देखो सब्लिमेशन एनर्जी प्लस ये सब पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव एक साथ जोड़ो, आयनेशन एनर्जी 1 प्लस आयनेशन एनर्जी 2, ठीक है, प्लस यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बटा 2 प्लस नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस में, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 माइनस यहाँ लैटिस एनर्जी। ये पूरी आ गई हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर हुआ, स्टेप बाय स्टेप कैसे किया हमने, समझ में आ गया, ठीक। तो ये हो गई आपकी बॉन हेबर साइकिल। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो हमें क्या पता चल गया, अगर हम हीट ऑफ फॉर्मेशन पता है, ये सब एनर्जी पता है, हम लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। कोई भी एनर्जी आपसे पूछिए, आप वो एनर्जी इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। लेकिन ये फॉर्मूला यूनिवर्सल नहीं है, ये सिर्फ इस इक्वेशन के लिए है। कोई और इक्वेशन होगी तो उसके लिए कोई और फॉर्मूला, जैसे सोडियम क्लोराइड है उसके लिए अलग फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया आपका बॉन हेबर। कम है जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेनली तो आपका आगे रखा हुआ है BVT है, हाइब्रिडाइजेशन है, वेस्पर थ्योरी है, MOT है, उस पर मोस्टली मेन क्वेश्चंस उसी पर ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कैसे तरह के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक। ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।